हमें स्टार्ट करना स्टड्स 2 लिखना जरूरी है, क्योंकि स्टड्स के 2 अलग अलग वर्जन है, दोनों आर्किटेक्चरली बिल्कुल डिफरेंट है। कोई है जिसने पहले स्टड्स 1 पढ़ा हो? कोई नहीं है। सावलेट जेएसपी सबने पढ़ा है? स्टड्स पढ़ने के लिए कम से कम सावलेट जेएसपी आपको आना चाहिए, क्योंकि स्टड्स जो है वो एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रेमवर्क है। अगर आपको ये नहीं पता वेब एप्लीकेशन क्या है, या आपको ये नहीं पता सावलेट जेएसपी क्या है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लिखेंगे स्टड्स 2 इज ए MVC बेस्ड। आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही, आनी चाहिए। लिखेंगे स्टड्स 2 इज ए MVC बेस्ड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे MVC is a design pattern which is based on the concepts of separation of concern and loose coupling. Based on the concept of separation of concern and loose coupling. This design pattern states that functionality of a web application should be divided into 3 loosely connected components. Should be divided into 3 loosely connected components called model, view and controller. Next line से लिखेंगे model represents data or state, view represents presentation and controller represents workflow. पहले बेसिक MVC समझते हैं, तब फिर हमें स्टड्स समझ में आएगा। आपको लिखाया गया स्टड्स एक फ्रेमवर्क है जो MVC के ऊपर बेस्ड है। स्टड्स को समझने के लिए पहले MVC समझ में आना चाहिए। MVC एक डिज़ाइन पैटर्न है। डिज़ाइन पैटर्न का मतलब है वो ये बताता है कि किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब मैं एक रियल लाइफ के एग्जांपल से MVC की नीड आपको समझाता हूँ। MVC 2 बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड लूज कपलिंग। सेपरेशन ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि अगर हमें किसी एक काम को करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, या 4 सब टास्क अगर परफॉर्म करने हो, 4 अलग अलग पार्ट होने चाहिए वो सब टास्क के लिए, या 4 अलग अलग लोग होने चाहिए वो 4 काम करने के लिए। एक आदमी से n टास्क परफॉर्म नहीं कराए जाने चाहिए, बल्कि n आदमी से एक एक टास्क परफॉर्म कराया जाना चाहिए। उससे काम आसान होता है, मेंटेनेंस आसान होती है। दूसरा है लूज कपलिंग। लूज कपलिंग का मतलब है जो कंपोनेंट है उनमें आपस में इंटरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एक कंपोनेंट को बदल दें तो दूसरे कंपोनेंट पे कोई फर्क ना पड़े। अब ये रियल लाइफ के एग्जांपल से दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। पूरे स्टड्स में हर जगह ये 2 कॉन्सेप्ट आपको हर जगह दिखेंगे, सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड लूज कपलिंग। इसके बाद आगे आप कोई भी फ्रेमवर्क पढ़ें, हर जगह ये चीज़ आपको मिलती जाएगी। मान के चलते हैं आपने किसी एक रेस्टोरेंट में काम किया 8-10 साल, अलग अलग लेवल पे। मान के चलते हैं आपने एंट्री लेवल से उसमें घुसे और टॉप लेवल पे आप बाहर निकल के आए, CEO बन के बाहर निकल के आए वहाँ से। सब कुछ आप जान गए उसके बारे में। 8-10 साल जब आपने काम कर लिया, सारा आपको एक्सपीरियंस हो गया, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? अब कुछ अपने लिए करना चाहिए। अब आपने अपना एक रेस्टोरेंट खोला। अब जब आदमी इनिशियली कोई बिजनेस करता है, उसके पास एक चीज़ की कमी रहती है, कैपिटल की, फंड की, पैसे की। एक्सपीरियंस उसके पास है लेकिन पैसा उसके पास नहीं। प्लस पहले दिन ये नहीं होता कि कस्टमर कितने आएंगे, इनकम कितनी होगी। एक्सपेंसेस पहले दिन पता होते हैं कितने करने पड़ेंगे, लेकिन इनकम कितनी आएगी वो कभी पता नहीं होता। तो आदमी इनिशियली क्या करता है? अपने खर्चे कम से कम रखता है। अब आपने रेस्टोरेंट खोला है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पहले दिन लाइन लग जाएगी, पहले दिन आप 50 लोगों का स्टाफ रखो। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट होता है? पहले कम लोग होते हैं, फिर ज़्यादा लोग स्टार्ट होते हैं, फिर और ज़्यादा लोग होते हैं। तो आपने मान के चलते हैं अकेले बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपका रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट में अगर हम देखें मेजरली 3 काम होने हैं।
हमने आपसे कहा है कि आपने 10 साल रेस्टोरेंट में काम किया, सारी चीज़ आप जानते हैं, तो आपने अकेले एक रेस्टोरेंट बनाया, इनॉग्रेशन करके आप बैठ गए। एक कस्टमर आया, आपने उससे ऑर्डर लिया, क्या खाएंगे, आराम से उसे बिठाया तसल्ली से, आप किचन में गए, आराम से आपने सारी चीज़ कुक की, आपने सर्व किया, आप उसके पास खड़े रहे, पूछते रहे उससे क्या चाहिए, क्या चाहिए, ये वो बड़ा खुश हुआ, मान के चलते हैं आपका खाना बहुत स्वाद था। जैसे ही वो बाहर गया, उसने वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी करनी शुरू करी, दूसरों को बताया, यार बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, ऐसा वैसा। अब अगले दिन 2 लोग आए, उसके अगले दिन फिर 4 लोग आए, धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लगा वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से। काम करने वाले कितने लोग हैं? एक। इनिशियली आपका काम चल रहा था क्योंकि 2-4 ग्राहक आते थे, आप ऑर्डर लेते थे, खुद ही कुक करते थे, खुद ही सर्व करते थे। अब यहाँ पर मैंने रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल जानबूझ के लिया है क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस हैं। रेस्टोरेंट के बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं उनका आने का एक फिक्स टाइम होता है। पूरे दिन ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे, या तो सुबह सुबह आएंगे, या फिर दोपहर में आएंगे, या फिर शाम में आएंगे। अब आप 3 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक खाली बैठेंगे, ऐसे ही सुबह 9 बजे से लेके आप 11-12 बजे तक खाली बैठेंगे, 12 से 3 तक आपका बिजनेस चलेगा, शाम को 7 से 10-11 तक चलेगा। टाइमिंग बेस्ड बिजनेस है। जैसे जैसे आपका नाम फैलने लगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक से ज़्यादा ग्राहक आने लगे। अब हुआ क्या, पहला ग्राहक आया शाम के 7 बजे, आपने उससे ऑर्डर लिया, आपने उससे कहा साहब बैठो अभी खाना मिलेगा आपको, आप किचन में चले गए। 7-10 पे एक दूसरा आदमी आया, उसने देखा एक आदमी तो बैठा हुआ है लेकिन यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। अब अगर एक आदमी बैठा हुआ दिखेगा तो वो क्या करेगा, वो भी किसी खाली टेबल पे जाके बैठ जाएगा कि कोई आएगा ऑर्डर लेगा। 10 मिनट बाद आप आए बाहर निकल के, आपने देखा एक और ग्राहक बैठा हुआ है, आपने उसे सर्व किया, आपने उसका ऑर्डर लिया। अब आप उसका कुक करने गए, बीच बीच में दूसरे से भी पूछना पड़ रहा है आपको कि कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। उतनी बीच में 2 लोग और आ गए, क्या होगा, धीरे धीरे आपको ज़रूरत महसूस होने लगी दूसरे लोगों की। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, दोनों आपको बताता हूँ, आप बताइएगा आप अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते तो दोनों में से क्या करते आप। पहला ऑप्शन है आप अपने जैसे लोगों को ढूंढे जो तीनों काम करते हों, जो ऑर्डर भी ले सकें, जो कुक भी कर सकें और जो सर्व भी कर सकें। दूसरा तरीका है आप 3 अलग अलग लोग ढूंढे, कुक करने वाला अलग, सर्व करने वाला अलग, ऑर्डर लेने वाला अलग। क्या करना चाहेंगे बताओ? पहले वाला नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? पहली बात तो ऐसा आदमी आपको मिलेगा नहीं जिसे सारे काम आते होंगे, क्योंकि जिस दिन आपको सारे काम आए आपने फिर दूसरे के लिए नहीं किया, आपने अपने लिए करना शुरू कर दिया। ऐसी दूसरा भी तो होगा जिसे सारे काम आते होंगे, वो आपके लिए क्यों काम करेगा, वो अपने लिए करेगा। अगर गलती से कोई मिल भी गया तो आपकी सारी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी, आप उसके ऊपर डिपेंड होकर रह जाएंगे। कल को वो भाग गया तो, समझ आ रही है बात? कम स्किल वाले आदमी ढूंढना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा स्किल वाले आदमी ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपको स्पेशलिस्ट कुक मिल सकते हैं, आपको स्पेशलिस्ट वेटर मिल सकते हैं, आपको काउंटर के लिए स्पेशलिस्ट मिल सकते हैं, कोई भी आ सकता है। मान के चलते हैं आपको ज़रूरत महसूस हुई स्टाफ की, अगर आपको रेस्टोरेंट के लिए लोगों को हायर करना है तो कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे रेस्टोरेंट में, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग वहीं मिलेंगे। आपने अपने शहर में सर्वे किया कौन सा रेस्टोरेंट बढ़िया चलता है, बढ़िया टीम लाना चाहते हैं। आपने देखा कि कोई एक्स रेस्टोरेंट था, वहाँ बहुत बढ़िया टीम थी, वहाँ से आपने ज़्यादा पैकेज देके पूरी टीम तो तोड़ ली, यानी कि वहाँ से कुक भी लेके आ गए और वेटर भी लेके आ गए, ऑर्डर लेने वाले लोग भी लेके आ गए। आप आराम से गल्ले पे जाके बैठ गए, अब मैं तो आराम से पैसे गिनूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, ऑर्डर लेने वाला ऑर्डर लेगा। आपने थोड़ा टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर दिया, इसके बाद कंप्यूटर लगा दिए, किचन में भी चीज़ें लगा दी, ये ऑर्डर रिसीव करता है, वहाँ पता चल जाता है क्या बनाना है, ठीक है। टोकन सिस्टम लगा दिया, किसका क्या टोकन चल रहा है, वो आराम से बैठ के वेट करते हैं कि चीज़ें सही हो गई। लेकिन कुछ समय बाद जो सर्व करने वाला आदमी था उसने थोड़ी सी गड़बड़ करनी शुरू की। यहाँ पर आपने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया अभी तक? दोनों में से 2 कॉन्सेप्ट बताए गए थे आपको, सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड लूज कपलिंग। दोनों में से कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है? आपने 3 काम अलग अलग देखे, उनके लिए स्पेशलिस्ट ढूंढे, एक आदमी से तीनों काम नहीं करवाए। सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ गया, लेकिन आपने गलती क्या करी, वो तीनों लोग एक जगह से लेके आए, वो तीनों लोगों की अपनी एक टीम है, वो क्लोज फ्रेंड है, ये मान के चलते हैं।
आपसे पहले जहाँ वो काम करते थे वहाँ वो साथ थे, उससे पहले भी वो जहाँ काम करते थे वहाँ साथ थे। अब थोड़े समय बाद जो ये सर्व करने वाला था इसने गड़बड़ करनी शुरू कर दी। एक आदमी को खाना दिया, बाहर जाके फ़ोन पे बात करने लगा। एक दिन तो आधे घंटे तक गायब हो गया, आप खुद इधर उधर थाली उठा के घूम रहे हैं। आपने 2-4 दिन उसे गाली दी, 2-4 दिन डांटा, ऐसा नहीं चलेगा। एक दिन हद हो गई, वो दोपहर में आया 12 बजे, आपने उससे कहा अपने घर जाओ वापस, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, मैं किसी दूसरे वेटर को रख लूँगा। जैसे ही आपने उसे अल्टीमेटम दिया, बाकी लोग भी आ गए जी, हम भी जा रहे हैं। होना चाहिए ऐसा। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या किसी भी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या किसी भी शासक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हर एक मैनेजर, हर एक शासक ये चाहता है कि जिन्हें वो लीड कर रहा है उनके बीच में आपस में कोई डिपेंडेंसी ना हो। सारी सरकारें हर देश की नागरिकों को लड़ाती हैं। क्यों लड़ाती हैं? कभी आपने सोचा? लड़ते हुए लोगों को मैनेज करना बड़ा आसान है। एक आदमी को कहो कि क्यों इसे डंडा मार रहा है, उसे डंडा मारने के लिए पीटो, उसे क्यों तू पिट रहा है उसके लिए पीटो। अगर दोनों वो साथ हो तो वो फिर आपको पीटेंगे, इसलिए हर आदमी लड़वाता है। बात समझ आ रही है? तो अगर हमें सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमारा सॉफ्टवेयर सब सही कब रहेगा? जब कंपोनेंट ऐसे हों कि एक कंपोनेंट में चेंज करने से बाकी सारे कंपोनेंट चेंज करने पड़े, या सॉफ्टवेयर ऐसा हो कि उसमें एक कंपोनेंट हटा दे तो दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े। जो चीज़ रियल लाइफ में वैलिड है वो सॉफ्टवेयर में भी वैलिड होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है? लूज कपलिंग। बात समझ आई? एमवीसी से क्या मतलब है? अब आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो आपको दिखेगा वहाँ एमवीसी है, हर काम करने के लिए एक अलग आदमी है, जितने काम उतने तरह के आदमी रखे हुए हैं, और उनमें आपस में लूज कपलिंग है। ऑर्डर लेने वाले को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कुक कौन करेगा, कुक को इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्डर किसने लिया है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि सर्व कौन करेगा, या बिल कौन देगा, या पैसे कौन लेगा। एक आदमी को बदल दीजिए, सिस्टम चलता रहता है, बाकी लोग अपना काम करते रहते हैं, तभी बिजनेस चलते हैं, तभी ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? एमवीसी समझ में आता है क्या है? अगर हम किसी भी एप्लीकेशन की बात करें तो हर एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ डेटा होता है, जो या तो हम यूज़र से लेते हैं या यूज़र को प्रेजेंट करते हैं। एमवीसी ये कहता है कि अलग कंपोनेंट होना चाहिए डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसका बाकी किसी कंपोनेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, हर एक एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो कंसोल एप्लीकेशन हो, या मोबाइल एप्लीकेशन हो, आपको डेटा एंड यूजर को एक स्पेसिफिक फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंटेशन के लिए एक बिल्कुल अलग कंपोनेंट होना चाहिए जिसे केवल प्रेजेंटेशन का पता हो। उसे ये नहीं पता होना चाहिए डेटा कहाँ से आया या कौन लेके आया, उसे सिर्फ ये पता होना चाहिए प्रेजेंट किसे करना है या कैसे करना है। हर एक एप्लीकेशन में डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कोई एक कंपोनेंट होना चाहिए जिसे वो स्टेप्स पता हो, और वो स्टेप हम बिना प्रोग्राम में चेंज कर पाएँ। अगर हम अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से बनाते हैं, हमारी एप्लीकेशन स्केलेबल होगी। स्केलेबल का मतलब समझते हैं? जिसे आसानी से बढ़ाया जा सके। समय के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती है। एप्लीकेशन जब इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं तो आज की रिक्वायरमेंट को देख के नहीं बनाई जाती है। वहाँ लोगों को पता होता है कि आज जितनी रिक्वायरमेंट है, जब तक ये बनेगी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, कल को उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो फ्यूचर को ध्यान में रख के रिक्वायरमेंट बनाई जाती है। इनिशियली अगर आप देखें, दिल्ली में जब मेट्रो बनी थी, जो प्लेटफॉर्म्स बनाए थे, मेट्रो इनिशियली 4-4 डिब्बों, इनिशियली जब शुरू में तो 3-3 डिब्बों की मेट्रो चलाई थी, फिर बढ़ा के उसमें डब्बे 4 कर दिए गए। अब कितने कर दिए गए? कहीं 6 कर दिए गए, कहीं 8 कर दिए गए, रूट के हिसाब से। क्या अब दोबारा से प्लेटफॉर्म बनाए उन्होंने, या पहले से ही प्लेटफॉर्म उतने बड़े बनाए गए थे? फ्यूचर को ध्यान में रख के चीज़ें बनाई जाती हैं। उन्हें पता था आज इतनी ज़रूरत है, कल को ज़रूरत बढ़ जाएगी। अगर वो पहले 3 डब्बों के हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाते, फिर 3 के 4 करते, फिर बढ़ाते उसे, फिर 4 का 8 करते, फिर बढ़ाते। समझ में आ रहा है? एक ही स्टेशन पे लगे रहते, उसके आगे नहीं बढ़ पाते कभी। वो स्केलेबल मॉडल है। एप्लीकेशन भी स्केलेबल होनी चाहिए। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रट्स 2, ईज ऑफ मेंटेनेंस। ईज ऑफ मेंटेनेंस, अगर आप सारे कंपोनेंट अलग अलग बनाएंगे तो मेंटेनेंस आसान हो जाएगी। आपको पता है अगर प्रेजेंटेशन चेंज करनी है तो व्यू को बदलना पड़ेगा, बिजनेस लॉजिक पे आपके कोई फर्क नहीं पड़ना है। सेकंड, स्केलेबिलिटी,
किसी चीज़ को मेंटेन करना आसान है तो इसका मतलब उसे बढ़ाया जा सकता है। थर्ड, इंक्रीज्ड रीयूजेबिलिटी। आपका जो मॉडल है, जो फ्रेमवर्क आप यूज़ करेंगे, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट पहले से बना के दिए गए होंगे, हर आदमी उन्हें अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकता है। सेम व्यू को मल्टीपल एक्शंस के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सेम कंट्रोलर को मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है। जो भी चीज़ें कॉमन है वो एक बार बना के रख दी गई हैं, उससे रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट में लिखेंगे फोर्थ, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप्ड इन लेस टाइम। सारी चीज़ अब आपको नहीं बनानी, कुछ चीज़ें आप बनाएंगे, कुछ चीज़ें फ्रेमवर्क आपको देगा, तो आप कोई भी वेब एप्लीकेशन कम समय में बना सकते हैं। जैसे अगर हम मेट्रो का ही एग्जाम्पल लें, मेट्रो में जो ये एलिवेटेड ट्रैक बनाते हैं, अगर जहाँ ट्रैक बनाना है वहीं लेंटर डालें तो क्या होगा बताओ? कम समय लगेगा, ज़्यादा समय लगेगा? वो क्या करते हैं, उसके पार्ट्स अलग से पहले बना के रखते हैं, वहाँ ला के सिर्फ असेंबल कर देते हैं। उनके पास एक फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। सारी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग है, रीयूजेबल कंपोनेंट हैं जिन्हें उठा उठा के लगाते चले जा रहे हैं। हम भी ऐसा ही करना चाहते हैं, हमारे पास रीयूजेबल कंपोनेंट हैं जिन्हें हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने वाले हैं, उससे कम समय में हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। लिखेंगे अब नेक्स्ट लाइन से, इन स्टड्स 2 द टर्म मॉडल रिप्रेजेंट्स स्टेट नॉट डेटा। स्टेट नॉट डेटा। जो मॉडल टर्म है उसकी दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे एमवीसी फ्रेमवर्क है, हर एक टेक्नोलॉजी में एमवीसी फ्रेमवर्क है। जावा में स्टड्स, स्प्रिंग एमवीसी, ये दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फ्रेमवर्क हैं। पीएचपी में केक, जेंड, इस तरह के एमवीसी फ्रेमवर्क है। डॉटनेट में डॉटनेट का अपना MVC3 नाम का फ्रेमवर्क है। सभी एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क जो हैं वो दो कॉन्सेप्ट पे सहमत है। वो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड लूज कपलिंग। साथ में वो इस बात पे सहमत है कि 3 ब्रॉड कंपोनेंट होने चाहिए, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। लेकिन मॉडल का मतलब क्या होगा, इस पे वो डिफर करते हैं। कुछ फ्रेमवर्क के लिए मॉडल का मतलब डेटा है, कुछ फ्रेमवर्क के लिए मॉडल का मतलब स्टेट है। अगर मैं स्टड्स 1 और स्टड्स 2 की बात करूं, स्टड्स 1 कहता है मॉडल का मतलब डेटा है, स्टड्स 2 कहता है मॉडल का मतलब स्टेट है। अब पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डेटा और स्टेट में फर्क क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी वेब एप्लीकेशन बना है, उसमें आपको यूज़र को ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेट करने का मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड रिसीव करना होगा। यूज़र आईडी पासवर्ड डेटा है। जो स्टड्स 1 जैसे फ्रेमवर्क हैं वो ये कहते हैं डेटा अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टड्स 2 जैसे फ्रेमवर्क है वो कहते हैं डेटा अपने आप में यूजलेस होता है, जब तक कि उसके ऊपर एक्ट करने वाला कोई लॉजिक ना हो, जब तक कि हम उससे कोई मीनिंग ना निकाल सकें, वो चीज़ बेकार है। अगर मेरे पास केवल यूज़र आईडी और पासवर्ड हो, लेकिन कोई मैकेनिज्म ना हो ये वेरीफाई करने के लिए कि ये सही यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, या गलत यूज़र आईडी पासवर्ड है, हम कुछ कर सकते हैं। अगर मेरे पास लॉजिक हो वेरीफाई करने का लेकिन डेटा ना हो, दोनों हो, तो कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। हम बता सकते हैं यूज़र वैलिड है कि इनवैलिड है। यूज़र इज वैलिड और यूज़र इज इनवैलिड आर 2 डिफरेंट स्टेट्स। तो जब हम बात करते हैं कि मॉडल का मतलब स्टेट है, इसका मतलब डेटा और लॉजिक को एक साथ रखने वाले हैं हम। जब हम कहते हैं मॉडल का मतलब डेटा है, इसका मतलब हम केवल डेटा रखेंगे, उसके साथ लॉजिक नहीं होगा, लॉजिक कहीं अलग होगा। बात समझ आ रही है? स्टड्स 2 का मतलब है, स्टड्स 2 में मॉडल का मतलब स्टेट से है। लिखेंगे आगे कंटिन्यूएशन में, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, इन स्टड्स 2 model components are implemented as actions which are POJO classes. POJO का मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, मतलब एक सिंपल कोड जावा की क्लास। अगर आप अपना जैसे जैसे आपने जावा पढ़ी है उसे एक बार एनालाइज करें तो आपको समझ में आएगा
कोर जावा जब आपने पढ़ी तो आपको बताया गया क्लास कैसे डिफाइन की जाती है, उसमें आप क्या क्या मेंबर रख सकते हैं। वहाँ कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बताया गया कि ऐसी ही क्लास बनानी है, उसमें यही मेथड रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपके पास रूल एंड रेगुलेशन बढ़ते चले गए। JDBC में आए तो आपको पता चला ये इंटरफेस है, इसी नाम के ऑब्जेक्ट होंगे आपके पास, ये मेथड है, फिक्स हो गई चीज़ें। सावलेट में गए तो पता चला यही मेथड रखने हैं, इनिट सर्विस डेस्ट्रॉय, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उसके आगे और जो फ्रेमवर्क आए, हर फ्रेमवर्क अपनी तरफ से या तो आपको कोई क्लास देता था या इंटरफेस देता था कि आपको जो चीज़ बनानी है वो इसके अकॉर्डिंग बनाइए। उससे जावा के प्रोग्रामर की जो लाइफ है वो बहुत बेकार हो जाती है। अगर ये कहानी जो है, EJB नाम का एक फ्रेमवर्क था, उसने इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी थी कि एक आदमी ये भूल गया था कि नॉर्मल जावा की क्लास कैसे बनती है। उसमें इतने सारे रूल लगाए गए थे और आधे रूल ऐसे थे जिनकी कोई सेंस नहीं बनती थी। एक फ्रेमवर्क आया जिसने सारी चीज़ों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की डेट में आप उस फ्रेमवर्क को मदर ऑफ ऑल फ्रेमवर्क कह सकते हैं। वो फ्रेमवर्क है स्प्रिंग। स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया नॉन इंट्रूसिवनेस का। आज की डेट में फ्रेमवर्क दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, इंट्रूसिव फ्रेमवर्क, नॉन इंट्रूसिव फ्रेमवर्क। इंट्रूसिव फ्रेमवर्क का मतलब है जो आपके कोड में दखल दे, नॉन इंट्रूसिव का मतलब है जो आपके कोड में दखल ना दे। अगर फ्रेमवर्क की वजह से आपको अपना कोड चेंज करना पड़ रहा है, इसका मतलब फ्रेमवर्क इंट्रूसिव है। फ्रेमवर्क की वजह से आपको अपना कोड चेंज नहीं करना पड़ रहा है, फ्रेमवर्क नॉन इंट्रूसिव है। नॉन इंट्रूसिव फ्रेमवर्क यूज करने से फायदा यह है, आज अगर मैं स्ट्रट्स यूज कर रहा हूं, कल को मेरा मन बदला कि मुझे स्प्रिंग यूज करना है, बिना कोड में चेंज किए हुए मैं अपने यही कोड स्प्रिंग में यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर फ्रेमवर्क इंट्रूसिव होता तो यही कोड यूज नहीं हो पाता, दोबारा से कोड लिखना पड़ता मुझे। बात समझ आ रही है? तो आज की डेट में धीरे धीरे सभी फ्रेमवर्क इंट्रूसिवनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से आपको चेंज नहीं करना है, आप एक नॉर्मल कोड जावा की क्लास बनाओ, उसमें अपनी मर्जी से मेथड बनाओ, हम अपने आप को चेंज करेंगे आपके हिसाब से, आपके मेथड को हम ढूंढेंगे एंड देन उसे इन्वोक करेंगे। तो एक्शन जो है वो एक नॉर्मल कोड जावा की क्लास होगी जिसमें आपको कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं करना होगा, कोई क्लास एक्सटेंड नहीं करनी होगी। आप अपनी मर्जी से उसमें कोई मेथड डिफाइन करेंगे, वो मेथड फ्रेमवर्क को आप कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बता देंगे। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना चाहते तो फ्रेमवर्क आपको कोई कन्वेंशन देता है, कन्वेंशन की बात मान के वो नाम रख सकते हैं आप, लेकिन बाध्य नहीं किया गया आपको कि आपको ऐसा ही करना है। बात समझ आ रही है? लिखेंगे आगे। आपने लिखा था एक्शन इज ए पोजो क्लास which contains properties or data members to store request data, comma, their getter and setter methods, and a request processing method which is conventionally named execute, This method does not receive any parameters and returns a string which is used by the controller to identify the view component. मॉडल का मतलब हो गया एक्शन। आपको एक्शन क्लासेस बनानी है जिनमें डेटा मेंबर्स होंगे, गेटर सेटर मेथड होंगे और एक रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग मेथड होगा। अगर आप कन्वेंशन फॉलो करना चाहते हैं तो उस मेथड का नाम एग्जीक्यूट रखेंगे, आप चाहें तो उसका नाम कुछ भी अलग रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप कन्वेंशन को फॉलो करें। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे अब struts to support
different presentation technologies to present data to the end user. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे commonly used presentation technologies which are supported by STUTS 2 are JSP, Velocity, Premarker, XSLT, XML style sheets, etc. To manage these presentation technologies, framework provides a generic component. Generic का मतलब टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट named result. Implementation of result is provided by the framework for all the commonly used presentation technologies. All the commonly used presentation technologies. एक जावा के प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, जावा के प्रोग्रामर को लगता है जावा में पेज जनरेट करने के लिए जेएसपी ही केवल एक तरीका है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे, आपको पता चलेगा जेएसपी सबसे बेकार तरीका है। जेएसपी से ज़्यादा एफिशिएंट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है। आपको कुछ के नाम लिखाए गए, वेलोसिटी है, अपाचे की टेक्नोलॉजी है, प्रीमार्कर है, एक्सएमएल बेस्ड व्यू के लिए एक्सएसएलटी है। इस तरह से बहुत सारी प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। स्टट्स अपने आप को किसी एक टेक्नोलॉजी के साथ बाउंड नहीं करता है, आपको फैसिलिटी देता है। स्टट्स जो है वो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ बनाया गया है। आज की डेट में जितनी प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी है वो उन्हें सपोर्ट करता है। कल को अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके लिए भी उसमें रिजल्ट ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि वो उसे भी सपोर्ट करने लगेगा। अलग अलग टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए उसमें रिजल्ट नाम का एक कंपोनेंट दिया गया है, जिसे एक इंटरफेस की फॉर्म में डिफाइन किया गया है, और फिर टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक उस इंटरफेस की इंप्लीमेंटेशन दी गई। आप भी अपने खुद के रिजल्ट बना सकते हैं। बात समझ आती है? आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। कंट्रोलर इन STUTS 2 is implemented as a filter which acts as a single entry point, into the application. That is, each request submitted for the application
is intercepted by the controller and flow of its execution is controlled as well. कंट्रोलर सिंगल एंट्री पॉइंट प्रोवाइड कराता है। सिंगल एंट्री पॉइंट का मतलब है आपकी वेब एप्लीकेशन में जितने चाहे उतने आप एक्शन बना सकते हैं। कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी एक्शन के पास डायरेक्ट नहीं जाएगी। आप ऐसे मान के चलिए आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक राउंड बिल्डिंग है, संसद भवन की तरह, जिसमें बहुत सारे रूम हैं। हर एक रूम एक एक्शन है। कोई भी आदमी किसी भी रूम में जा सकता है, लेकिन हर आदमी को हम डायरेक्ट रूम में नहीं भेजना चाहते। हम उसकी प्रॉपर चेकिंग करके प्रॉपर रिकॉर्ड रख के भेजना चाहते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हर रूम के बाहर हम एक रजिस्टर लेके आदमी बिठाएं, एक चेकिंग करने वाला बिठाएं। कितने आदमी बिठाने पड़ेंगे? जितने रूम होंगे, यानी कि हर एक्शन के साथ लॉजिक लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है? एक आउटर बाउंड्री बनाएं, उसमें एक मेन गेट लगा दें। अब कोई भी आदमी अंदर आएगा तो उस एक ही गेट से आएगा। सारे काम अब हम कहाँ कर सकते हैं? उस एक मेन गेट पे। वो सिंगल एंट्री पॉइंट हो गया। जितनी भी कमर्शियल एप्लीकेशन होती है उनमें सिंगल एंट्री पॉइंट होता है। हर एक रिक्वेस्ट पहले एक जगह जाती है, वहाँ से आगे डिस्पैच होती है। जो कंट्रोलर है उसका सबसे पहला काम है सिंगल एंट्री पॉइंट आपको देना। हर एक रिक्वेस्ट पहले वहाँ जाएगी, वहाँ से फिर आगे डिसाइड होगा कि ये कैसे प्रोसेस होनी है। इंटरसेप्ट करने का काम भी कंट्रोलर का है और उसकी प्रोसेसिंग करने का कराने का काम भी कंट्रोलर का है। तीन मेजर कंपोनेंट आपको बता दिए गए, एक एक्शन, एक रिजल्ट और एक कंट्रोलर, जो कि एक फिल्टर है। आगे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। In addition to these major components, following are other components of struts2 application. लिखेंगे configuration file. In order to process a request, controller need some information such as action class name, result name, view component name, etc. This information is provided to the controller through a XML file named struts.xml. It is called configuration file. अगर कोई रिक्वेस्ट किसी कंट्रोलर के पास आएगी तो कंट्रोलर को नहीं पता होगा इसे कौन सा एक्शन प्रोसेस करेगा। अगर पहले से कंट्रोलर को बता दिया जाए कि ए नाम से रिक्वेस्ट आने से बी नाम के एक्शन को कॉल करना, तो टाइट कपलिंग हो गई। कल को ए रिक्वेस्ट से हम एक्स नाम के एक्शन को कॉल कराना चाहे तो हमें कंट्रोलर में कोड चेंज करना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट जो आपको बताई गई थी, दो रूल, उनमें से एक रूल था लूज कपलिंग। यहाँ पर कंट्रोलर और एक्शन के बीच में लूज कपलिंग होनी चाहिए, एक्शन और रिजल्ट के बीच में लूज कपलिंग होनी चाहिए, रिजल्ट और व्यू कंपोनेंट के बीच में लूज कपलिंग होनी चाहिए। यानी कि एक कंपोनेंट को दूसरे का नहीं पता होना चाहिए। उन्हें सबको आपस में जोड़ने का काम कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेगी। हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू फ्रेमवर्क को बताएंगे कि इस यूआरएल से रिक्वेस्ट आने पे ये एक्शन इन्वोक करना, इस एक्शन से स्ट्रिंग आने पे इस रिजल्ट के थ्रू ये व्यू कंपोनेंट इन्वोक करवाना। उससे फ़ायदा ये होगा, कल को अगर हम कुछ चीज़ें बदलना चाहें, कहाँ चेंज करना होगा? कॉन्फ़िगरेशन में चीज़ें बदलेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। बात समझ आती है? आगे लिखेंगे नेक्स्ट, वैल्यू स्टैक। वैल्यू स्टैक इज ए फ्रेमवर्क कंपोनेंट which facilitate sharing of data among request processing components. Value stack is a revolutionary concept introduced by struts2. अभी तक आपको जितने कंपोनेंट बताए गए हैं उनके हिसाब से हमारे पास कंट्रोलर होगा, एक्शन होगा, रिजल्ट होगा, व्यू कंपोनेंट होगा। ये सब एक ही रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इन्हें आपस में एक दूसरे के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करना होगा कुछ। अगर हम अभी तक की बात करें
अगर आपने सर्वलेट जेएसपी पढ़ा है, जब कोई रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर के पास आती है, सर्वर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाता है, रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाता है, वो ऑब्जेक्ट सर्वलेट को अवेलेबल कराता है सर्विस मेथड में एज ए पैरामीटर पास करके। सर्वलेट ऑब्जेक्ट बनाते समय कॉन्फिग ऑब्जेक्ट पास करता है इनिट मेथड में, उसके थ्रू कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल कराता है। अभी तक आपने जो तरीका सीखा है कंपोनेंट्स के बीच में डेटा शेयर करने का, वो है आर्ग्यूमेंट पासिंग। कोई मेथड बनाओ, उसमें आर्ग्यूमेंट रख दो, ये पार्टी मेथड कॉल करेगी, डेटा इसे दे देगी। दिक्कत क्या है उसमें? अगर एक दो कंपोनेंट तक डेटा पहुंचाना हो तो ऐसे किया जा सकता है। अब मान लीजिए 10 कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, ए ने बी को दिया मेथड कॉल करके, बी वही चीज़ सी को मेथड कॉल करके दे, सी वही चीज़ बी को मेथड कॉल करके दे, क्या होगा? वही चीज़ इधर से उधर पास करते रहेंगे। जैसे अगर आप देखें सर्वलेट में, सर्वलेट को रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स मिलता है, अब वही चीज़ उसे किसी दूसरी सर्वलेट को देनी है तो फॉरवर्ड मेथड में पास करनी पड़ती है। फिल्टर अगर है तो पहले फिल्टर को मिलती हैं, फिल्टर उन्हें डू फिल्टर मेथड में पास करता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से फोर्थ, इस तरह से पास करते चले जाओ। सही तरीका है? क्या होना चाहिए? अगर हम रियल लाइफ में देखें तो एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, बहुत एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कभी हॉस्टल में रहे हैं? बीटेक, एमटेक, बीसीए अगर आपने किया हो तो हॉस्टल में रहे होंगे। हॉस्टल में कॉमन रूम बना दिए जाते हैं, सब लोगों को टीवी देखना है, अखबार पढ़ना है। क्या कर दिया जाता है? एक तरीका तो हर आदमी के कमरे में टीवी लगाओ, हर आदमी के रूम में अखबार पहुंचाओ। दूसरा तरीका क्या है? एक जगह रख दो, जिसे भी देखना वहां जाके बैठ के देख ले, वहां जाके पढ़ ले। बात समझ आ रही है? अगर हमें पता है कि 10 कंपोनेंट को डेटा को शेयर करना है आपस में, तो 10 को अलग अलग देने के बजाय एक जगह रख दें उसे, सबसे कहते हैं यहाँ रखा हुआ है, आपको उठाना है यहाँ से उठा लेना, और आपको कुछ रखना है तो यहाँ ले जाके रख देना। क्या काम आसान होगा इससे? आर्गुमेंट जो पास करते थे सब बच जाएंगे, एक को दूसरे को नहीं देना, दूसरे को तीसरे को नहीं देना, एक जगह रख दिया, सबने जाके वहां से एक्सेस कर लिया। ये कॉन्सेप्ट दिया है स्ट्रट्स 2 ने। डेटा एक जगह रखा जाएगा और जिस जगह वो रखा जाएगा उस जगह को नाम दिया गया है वैल्यू स्टैक। अब ये जो वैल्यू स्टैक है ये एक स्पेशल चीज है, इसे एक स्पेशलिटी देके भेजी गई है। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, वैल्यू स्टैक एज ए स्पेशलिटी, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे, it exposes the properties of objects added to it. It exposes the properties of objects added to it as the properties of its own. Full stop के बाद लिखेंगे, for each request an object of type value stack is created by the controller. An action object is pushed into it. और स्टॉप के बाद लिखेंगे, properties of action are exposed by the value stack as its own properties. This feature is important to maintain loose coupling between actions and view components. डायग्राम से पहले एक फीचर समझते हैं, फिर ये फीचर क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, फिर रियल लाइफ में देखेंगे क्या रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज हमें मिलती है या नहीं मिलती है। देखिएगा, पहले वैल्यू स्टैक के पास क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से कोई यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है जिसके पास नेम, मेल आईडी और पासवर्ड है, पहले दिन से जावा में आपने सीखा है कि प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्ट के नाम के साथ रेफर कर सकते हैं कि अगर वो नॉन प्राइवेट है तो। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि वो नॉन प्राइवेट है, आप इसे यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट मेल आईडी, यूजर डॉट पासवर्ड लिख सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू स्टैक में पुश कर दिया जाए, ये प्रॉपर्टी वैल्यू स्टैक की बन जाएगी। अब आपको वैल्यू स्टैक से ये नहीं कहना पड़ेगा कि यूजर का नाम बताओ, आप वैल्यू स्टैक से कहेंगे नाम बताओ। इसका नाम, जो ऑब्जेक्ट पुश किया गया उसका नाम, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू स्टैक की बन गई। आप उससे कहेंगे मेल आईडी बताओ, वो ये नहीं पूछेगा किसका बताओ, इसकी मेल आईडी अब वैल्यू स्टैक की मेल आईडी है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा ऐसी चीज का फायदा क्या है, क्यों ऐसी फीचर दी गई है। पहले इतना नोट करेंगे फिर समझते हैं क्यों ऐसी फीचर दी गई है आपको।
गया। अब ऐसी फीचर क्यों दी गई है, क्या इसकी रेलिवेंस है, वो समझते हैं। आपको लिखाया गया है पर रिक्वेस्ट एक वैल्यू स्टैक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसमें एक्शन को पुश कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक्शन है, साइन अप एक्शन, कोई यूजर रजिस्टर करा रहा है, एक्शन में हमने नेम, मेल आईडी, पासवर्ड नाम की प्रॉपर्टी रखी हुई है। अब मुझे जेएसपी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन कहीं डिस्प्ले करानी, ये मेरा जेएसपी पेज है, जेएसपी से मुझे ये वैल्यू फैच करनी है वैल्यू स्टैक से। डेटा शेयर कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वैल्यू स्टैक की। एक तरीका तो है, जेएसपी बनाने वाले को मैं बताऊं, वैल्यू स्टैक में साइन अप यूजर, साइन अप एक्शन नाम से मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके पास नेम नाम की प्रॉपर्टी है, वो यहां पर अगर आपने जेएसपीएल पढ़ा हो तो ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखे, साइन अप एक्शन डॉट नेम, इससे नेम आ जाएगा। दिक्कत क्या होगी इससे? एक्शन की और जेएसपी की आपस में टाइट कपलिंग हो गई। कल को अगर यूजर इस साइन अप एक्शन का नाम बदल के रजिस्टर एक्शन कर देता है, क्या होगा बताओ? जेएसपी में चेंज करना पड़ेगा। होना चाहिए ऐसा? नहीं होना चाहिए। इस जेएसपी को डेटा में इंटरेस्ट होना चाहिए, वो डेटा कौन लेके आया उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ की बात करते हैं, ये जो वैल्यू स्टैक जैसी चीज है ये आपको रियल लाइफ में मिलती है। रियल लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यू स्टैक के पास? जो भी ऑब्जेक्ट आप उसमें ऐड करेंगे वो उसकी प्रॉपर्टी को अपना बना लेता है, सामने वाले के सामने उसे वो एज ए अपनी प्रॉपर्टी की तरह से एक्सपोज करता है। रियल लाइफ में अगर आप देखें, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। आपको अगर कोई मकान किराए पे लेना है या कोई मकान खरीदना है, दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो आप पहले लोकेलिटी को ही फाइनल करें कि मुझे इस लोकेलिटी में मकान लेना है, वहाँ जाएं, लोगों की घंटी बजाएं, पूछे जी आपका मकान किराए के लिए खाली है कि नहीं है। कितने लोगों के पास इतना टाइम और इतना पेशेंस है कि वो कर सकते हैं? बहुत कम लोगों के पास है। मोस्टली लोग क्या चाहेंगे? एक दिन में, 2 दिन में या 1 घंटे में, 2 घंटे में उसे कोई मकान मिल जाए। उसके लिए किसका हेल्प लेनी पड़ेगी? प्रॉपर्टी डीलर की। अब जब आप प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, 2 तरीके से बात की जा सकती है। पहला तरीका, आप उसे फ़ोन करें, उससे कहें कि मुझे एक मकान चाहिए, शर्मा जी का मकान होना चाहिए, 2 BHK होना चाहिए, इतने में ऐसे दूंगा, या गुप्ता जी का मकान होना चाहिए या वर्मा जी का मकान होना चाहिए। कोई आदमी कभी कहता है प्रॉपर्टी डीलर से कि शर्मा जी का मकान चाहिए, वर्मा जी का चाहिए या गुप्ता जी का चाहिए? आप मकान में इंटरेस्टेड होते हैं, वो किसका है उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है। आदमी ये कहता है मुझे 2 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, इतने बजट में चाहिए। समझ में आ रहा है? वो सीधे कहता है मेरे पास 4 हैं, आओ दिखाता हूँ, कभी नहीं बताता किसके हैं। मान के चलिए आप ऐसे कि 4 लोग हैं, एक ए शर्मा जी है, एक बी वर्मा जी है, सी पांडे जी है, एक और कोई है। चारों लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर के पास अपने अपने मकान रजिस्टर कराए। चारों लोग इनके ऑफिस में गए, बताया कि इसने बताया मेरे पास एक 2 BHK है, मैं उसे 15,000 में किराए पे देना चाहता हूँ, फैमिली वाले को देना चाहता हूँ, सिंगल को नहीं देना चाहता। लोग बहुत कंडीशन रखते हैं। ये गया, इसने कहा मेरे पास 1 BHK है, 10,000 में दूंगा। अब फैमिली वाला तो 10,000 देगा नहीं, किसी स्टूडेंट को या किसी बैचलर को दूंगा। तीसरा गया, इसने कहा मेरे पास 3 BHK है, मैं इसे 30,000 में दूंगा, जिसे चाहे उसे दे दो, मुझे तो 30,000 से मतलब है। सबकी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो गई। अब इस तरह से और भी बहुत सारे लोग जाएंगे। कोई गया प्रॉपर्टी डीलर के पास, किसी ने फ़ोन किया मुझे एक 2 BHK चाहिए, मैक्सिमम बजट मेरा 15,000 है। वो क्या कहेगा? मेरे पास है, आओ दिखाता हूँ। ये कहेगा मेरे पास है शर्मा जी का, आओ दिखाता हूँ। ना तो आप शर्मा जी के मकान में इंटरेस्टेड, ना वो शर्मा जी के मकान में इंटरेस्टेड। वो 2 BHK किराए पे उठाने में इंटरेस्टेड है, आप 2 BHK किराए पे लेने में इंटरेस्टेड है। बात समझ आ रही है? आपके और शर्मा जी के बीच में कैसी कपलिंग है? लूज कपलिंग। और वो लूज कपलिंग फैसिलिटेट कौन कर रहा है? प्रॉपर्टी डीलर। यहां एक एक्शन और एक जेएसपी के बीच में लूज कपलिंग कौन फैसिलिटेट कर रहा है?
वैल्यू स्टैक। अगर वैल्यू स्टैक को ये प्रॉपर्टी ना दी जाती कि वो एक्शन की प्रॉपर्टी को अपनी बना के एक्सपोज करे, तो इसे हमेशा एक्शन का नाम बताना पड़ता। अब हम यहां पर केवल क्या लिख सकते हैं, वैल्यू स्टैक से कहेंगे नाम बताओ, इसका नाम बताओ, करंट एक्शन का जो भी होगा। अब उस एक्शन का नाम रजिस्टर एक्शन हो या साइन अप एक्शन हो, आप हर रोज उसका नाम बदलो, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? समझ आ रही है कुछ बात? इतने लोगों को बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वैल्यू स्टैक में पुश किया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी वैल्यू स्टैक की बन जाएंगी। आपको कभी उस ऑब्जेक्ट के नाम को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात समझ आती है? नेक्स्ट लिखेंगे आप, ये अभी डायग्राम नोट नहीं करना है, आगे एक प्रॉपर डायग्राम देखेंगे। जी आपको क्या लिखाया गया है, पर रिक्वेस्ट एक वैल्यू स्टैक बनेगा और उसमें एक्शन पुश किया जाएगा, तो सभी रिक्वेस्ट के एक्शन एक ही होंगे, अलग अलग होंगे? कभी दिक्कत होगी? कुछ नहीं होगी। हर एक्शन के लिए नहीं, हर एक रिक्वेस्ट के लिए। एक एक्शन के लिए 1000 रिक्वेस्ट आ सकती हैं। जैसे मैंने लॉगिन एक्शन बनाया, एक ही आदमी लॉगिन करेगा कि हजारों लोग लॉगिन कर सकते हैं? हजारों लोग लॉगिन कर सकते हैं। अगर 1000 लोग लॉगिन कर रहे हैं, कितनी रिक्वेस्ट आएंगी? 1000। किस एक्शन के लिए? एक एक्शन के लिए। कितने वैल्यू स्टैक बनेंगे? 1000। 1000 एक्शन ऑब्जेक्ट बनेंगे, 1000 वैल्यू स्टैक बनेंगे। एक एक वैल्यू स्टैक में एक एक एक्शन रखा होगा, यानी कि लॉगिन एक्शन क्लास का एक एक ऑब्जेक्ट रखा होगा सब में। उस यूजर ने जो डेटा दिया है लॉगिन करते समय, वो उसके वैल्यू स्टैक में रखा होगा। दूसरे यूजर ने जो दिया होगा वो उसके वैल्यू स्टैक में रखा होगा। उतनी कॉपी बनेगी सबकी। जैसे पर सर्वलेट रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनते हैं, वहां आपने कभी नहीं पूछा 10 रिक्वेस्ट आ गई तो डेटा मिक्स हो जाएगा। कभी मिक्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर रिक्वेस्ट अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऐसी हर रिक्वेस्ट एक्शन अलग बनेगा, हर एक रिक्वेस्ट के लिए वैल्यू स्टैक अलग बनेगा। लिखेंगे आगे नेक्स्ट, OGNL Object Graph Navigation Language is an expression language provided by the framework to target or to refer value stack properties in view components. This navigation language uses the dot operator to refer object properties. For example, यहां पर ये डायग्राम देखिए, अगर आपको अभी तक की बात समझ में आई हो तो आप बता सकते हैं वैल्यू स्टैक में किस ऑब्जेक्ट को पुश किया गया है? यूजर को, यानी कि यूजर की प्रॉपर्टी किसकी हो जाएंगी? क्या क्या प्रॉपर्टी है उसकी? नेम, मेल आईडी, एड्रेस डायरेक्ट रेफर कर सकते हैं, यानी कि इसे रेफर करने के लिए केवल नेम लिखना होगा, इसे रेफर करने के लिए मेल आईडी लिखना होगा, सिटी को रेफर करने के लिए एड्रेस डॉट सिटी और एड्रेस डॉट स्टेट। ये OGNL एक्सप्रेशन है, यानी कि आपको यह बताना पड़ेगा किसे रेफर करना चाहते हैं। हो गया? लिखेंगे आगे, these OGNL expressions, या OGNL expressions लिखिएगा केवल। OGNL expressions are used by custom tags provided by the framework to fetch data from the value stack in view components. वैल्यू स्टैक का कॉन्सेप्ट आने से एक्शन और जेएसपी के बीच की जो कपलिंग है वो खत्म हो जाती है, लेकिन वैल्यू स्टैक और जेएसपी के बीच में डिपेंडेंसी बन जाती है। प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे पास कोई जेएसपी है, इस जेएसपी के अंदर मुझे इस वैल्यू स्टैक से ये डेटा फैच करना है।
अगर मुझे जेएसपी में वैल्यू स्टैक से डेटा फैच करना है तो जेएसपी के पास क्या होना चाहिए? वैल्यू स्टैक का रेफरेंस। वैल्यू स्टैक एक ऑब्जेक्ट है। जैसे अगर आपने सर्वलेट पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि रिक्वेस्ट सेशन या एप्लीकेशन स्कोप में हम एट्रीब्यूट रख सकते हैं। अगर मुझे एप्लीकेशन स्कोप से कोई डेटा फैच करना है तो मैं जेएसपी में कहीं इस तरह से लिखूंगा, फिर लेट्स से कोई भी मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप का कोई डेटा रखा हुआ है, जेएसपी को एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट अवेलेबल कराया जाता है, इसलिए जेएसपी में हम इसका यूज कर सकते हैं। क्या सर्वर जेएसपी को वैल्यू स्टैक अवेलेबल कराता है? नहीं कराता। अगर हम जेएसपी में वैल्यू स्टैक को रेफर करना चाहें तो वैल्यू स्टैक का रेफरेंस जेएसपी को देना पड़ेगा, प्लस हमें एज ए प्रोग्रामर इस तरह से कोड लिखना पड़ेगा। फिर वैल्यू स्टैक कोई मेथड देगा, वैल्यू स्टैक डॉट वो मेथड कॉल करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें दिक्कत क्या है? जेएसपी एक आदमी बनाएगा कि इनफाइनाइट लोग जेएसपी बना सकते हैं? इनफाइनाइट। हर आदमी, अगर आप सब लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारे जेएसपी बना सकते हैं। हर एक जेएसपी को यहाँ से डेटा फैच करना है। अब फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने उसे क्या करना पड़ेगा? मैंने एक जेएसपी बनाया, इसे वैल्यू स्टैक का रेफरेंस अवेलेबल कराना पड़ेगा। दूसरा बनाया, उसे भी वैल्यू स्टैक का रेफरेंस अवेलेबल कराना पड़ेगा। तीसरा बनाया तो उसे भी वैल्यू स्टैक का रेफरेंस अवेलेबल कराना पड़ेगा। सही अप्रोच है ये? सही अप्रोच क्या हो सकती है, बता सकते हैं? वैल्यू स्टैक ही हटा दो, रेफरेंस नहीं देना पड़ेगा। और कोई एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको प्रॉब्लम। मान के चलते हैं कोई एक किराने की दुकान है, कोई एक सेठ जी हैं, लाला जी हैं। अब काफ़ी भारी भरकम है, उनसे उठा नहीं जाता है। वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं, रवना गल्ले पे बैठ जाते हैं। अब मान लीजिए आप सामान लेने गए, आपने कहा लाला जी दूध चाहिए, वो कहेंगे बेटा देख वहाँ रखा हुआ है, उठा ले, पैसे दे दे। दूसरा आदमी आया, लाला जी घी चाहिए, वो कहेंगे देख बेटा वहाँ रखा है, उठा ले। समझ में आ रहा है क्या समस्या है? 100 लोग सामान लेने आते हैं तो 100 लोगों को बार बार उन्हें बताना पड़ता है कहाँ सामान रखा हुआ है। अब 100 के 100 लोग ईमानदार नहीं होंगे। 100 में से 10 लोग कम से कम ऐसे होंगे जो कहेंगे घी उठाना, और घी के चक्कर में तेल भी उठा लेंगे। लाला जी को दिखाएंगे घी उठाया, लाला जी तो उठ नहीं रहे। क्या करना चाहिए लाला जी को? थोड़े समय बाद उन्हें समझ आया बिकता घी है और तेल गायब हो जाता है। क्या करेंगे वो? दो प्रॉब्लम है उनकी, एक तो सामान चोरी होता है उनका, दूसरा हर आदमी को बार बार वही बात बतानी पड़ती है। अगर 100 लोग दूध लेने आए तो 100 बार बताना पड़ता है दूध कहाँ रखा हुआ है। क्या किया जा सकता है? बिल्कुल सही बात, वो एक आदमी को रख लें, एक नौकर रख लें अपने पास, एक बार उसे बता दें कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। जब भी कोई सामान लेने आए वो लड़का ला के देता रहे, ग्राहक दुकान में अंदर ही ना घुसे। प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बात समझ आती है कुछ? यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये वैल्यू स्टैक जो क्लास है वो किसने बनाई होगी? फ्रेमवर्क बनाने वालों ने, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने। स्टर्स 2 जो है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का फ्रेमवर्क है। जेएसपी कौन बनाएगा? प्रोग्रामर। प्रोग्रामर कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। फ्रेमवर्क बनाने वाले कितने हैं? इस एक पार्टी की इनफाइनाइट पार्टीज के ऊपर डिपेंडेंसी है, या इनफाइनाइट पार्टीज की इस एक पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी है। ऐसे मान लीजिए इनफाइनाइट पार्टीज को इसका रेफरेंस अवेलेबल कराना होता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फ्रेमवर्क बनाने वालों ने बड़े आसान तरीके से निकाला। उन्होंने देखा एक जेएसपी को अल्टीमेटली इसके साथ क्या क्या करना होगा। या तो वहां से कोई डेटा उठा के लाना होगा, या वहां कुछ चीज रख के आनी होगी। अगर मैं 2 कस्टम टैग बना दूं, यानी कि जिसने फ्रेमवर्क बनाया अगर वो 2 टैग बना ले, लेट से एक T1 एक T2, कस्टम टैग आपको पढ़ाई जा चुकी है। हर एक टैग के लिए एक क्लास होती है, जिसने ये बनाया होगा वही क्लास बनाए। इस क्लास में एक डेटा मेंबर रखे ले वैल्यू स्टैक टाइप का, इसमें भी रख ले वैल्यू स्टैक टाइप का। कितने लोगों को रेफरेंस देना पड़ेगा? 2 नौकर को रेफरेंस बताया केवल। इसे बताया चीजें यहां रख के आनी है, इसे बताया यहां से उठा के लानी। आपको कहा अगर आपको कुछ भी उठा के लाना है तो इस नौकर को बता देना। और कैसे बताना?
OGNL एक्सप्रेशन के थ्रू आप अपने JSP में टैग लगाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के बाद इसका रेफरेंस होगा, वो वहां से उठा के ला देगा। आपको कोई कोड लिखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क को हजारों JSP को रेफरेंस अवेलेबल कराना पड़ेगा। कितनी चीजों का रेफरेंस अवेलेबल कराना पड़ेगा? 2 टैग को, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। समझ आ रही है बात? तो कोई भी JSP वैल्यू स्टैक से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करेगा, बल्कि JSP और वैल्यू स्टैक के बीच में कौन होंगे? मीडिएटर होंगे, ट्रांसपोर्टर होंगे, जिन्हें नाम दिया गया है कस्टम टैग। फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स custom tags to fetch data from the value stack in a JSP. Most commonly used custom tag is property. ये S प्रीफिक्स यूज किया जाता है स्टड्स की कस्टम टैग के लिए। प्रॉपर्टी नाम की टैग लिखेंगे। अब इस टैग को ये पता है कुछ उठा के लाना है, क्या उठा के लाना है वो ये नहीं जानता, वो आप जानते हैं। तो आप OGNL एक्सप्रेशन इसमें फिल करेंगे, इससे इसे पता चल जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी की वैल्यू लानी है, उसे लाके आपको दे देगा। हो गया? नेक्स्ट हम लिखेंगे इंटरसेप्टर्स। लिखेंगे इंटरसेप्टर्स आर द हेल्पर कंपोनेंट्स of controller. These are responsible for performing the common and optional tasks of request processing. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे in each request processing some common tasks such as transfer of request data to action properties, type conversion, validation, exception handling, etc. are to be performed. Framework provides predefined components called interceptors to perform these tasks. An application programmer can use any number of interceptors with an action through configuration. फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे each interceptor which is associated to an action gets 2 chances of providing its services, to the action, First, before the action is invoked. Second, after the result is generated. अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट भी स्प्रिंग फ्रेमवर्क से लिया गया है। अगर आप कभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ें तो आपको वहाँ पर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, AOP, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि एक प्रोग्रामर को केवल बिजनेस लॉजिक पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा काम है वो कभी प्रोग्रामर को नहीं करने चाहिए, उन्हें बिजनेस लॉजिक के साथ कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग की बात करें तो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपने कोई सर्वलेट JSP बनाई है तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड कॉल करते हैं, मीन्स रिक्वेस्ट के साथ जो डेटा आया उसे रीड करते हैं। अब रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होती है। अगर आपने नंबर भेजे हैं तो आप इंटीजर डॉट पारसेंट करते हैं, उनका टाइप चेंज करते हैं। अगर वो डेटा आपको किसी डेटाबेस में सेव कराना है तो जो आपने फैच किया उसे फिर किसी मॉडल ऑब्जेक्ट में रखेंगे, फिर उसे किसी डाउ को देंगे, डेटाबेस में सेव कराएंगे। ये सारे काम आपको करने होते हैं। अगर कहीं एक्सेप्शन आ रहा है तो आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। अगर आपको ये चेक करना है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है तो उसके लिए भी लॉजिक आप खुद लिखेंगे। वास्तव में ये सब बिजनेस लॉजिक का हिस्सा नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा काम है। हर एक रिक्वेस्ट में ये करना होता है। अगर कोई चीज़ हर एक रिक्वेस्ट में करनी है इसका मतलब वो कॉमन टास्क है।
एक बार किया जाना चाहिए कॉमन टास्क, बार बार नहीं किया जाना चाहिए। आप ऐसे समझिए, रियल लाइफ के एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो बैच अभी चल रहा है, एक बैच को कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले इस रूम की सफाई होनी चाहिए, चेयर प्रॉपर तरीके से लगनी चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट आए हैं उनकी अटेंडेंस मार्क होनी चाहिए। अगर किसी का एडमिशन होना है तो वो होना चाहिए, किसी की फीस ड्यू है तो वो फीस ली जानी चाहिए। मार्कर्स में इंक होनी चाहिए, बोतल में पानी होना चाहिए, वगैरह वगैरह। अगर ये सारे काम मैं करने लगूं तो क्या होगा बताओ? पढ़ा पाऊंगा मैं? मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पे रहेगा सफाई हुई कि नहीं, फीस आई कि नहीं आई, एक्स आदमी का एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, पानी है कि नहीं है, मार्कर है कि नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? मुझे किस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए? पढ़ाने पे। बाकी काम किसे करने चाहिए? किसी दूसरे आदमी को। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हर काम करने के लिए एक अलग आदमी है। आपकी अटेंडेंस कोई अलग मार्क करता है, फीस कोई अलग आदमी लेता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंक्वायरी कोई अलग, आपकी कंसर्न कोई अलग सॉल्व करता है। यहाँ सफाई करने के लिए कोई अलग आदमी होगा। बात समझ आ रही है? लाइट चली जाएगी तो जनरेटर चलेगा। अब मैं नहीं भाग के जाऊँगा जनरेटर चलाने के लिए, और फिर लाइट आ गई तो फिर भाग के जाऊँ क्या उसे जनरेटर को बंद करूँ? समझ आ रहा है कुछ? इतने सारे अगर आदमी हैं तो आप अपने मेन टास्क पे फोकस कर सकते हैं। हर आदमी को एक काम बता दिया गया, वो अपना वो काम करता रहे। यहाँ पर अगर आप देखें, मुझे ये जो सुविधा है ये पैसे लगा के मिलती है। वो जितने आदमी हैं उन सबको पैसे देने पड़ते हैं, तब वो ये काम करते हैं। आपको स्टड्स फ्री में पैसे दे, फ्री में नौकर दे रहा है। आपको जितनी एक्स्ट्रा सुविधा चाहिए उतने इंटरसेप्टर हैं। आपको सिर्फ बताना है कि मुझे इतने नौकर चाहिए, वो आपके लिए तैयार खड़े हुए मिलेंगे आपको आपकी रिक्वेस्ट से पहले। आपको सिर्फ क्या करना है? बिजनेस लॉजिक। जैसे यहाँ मुझे केवल पढ़ाने पे फोकस करना है, ऐसे आपको केवल मेन लॉजिक लिखना है। वैलिडेशन के लिए कभी कोई लॉजिक नहीं लिखना। रिक्वेस्ट डेटा को अपने ऑब्जेक्ट में रखने के लिए कोई लॉजिक नहीं लिखना। उनका टाइप चेंज करने के लिए कभी कोई लॉजिक नहीं लिखना। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कभी कोई लॉजिक नहीं लिखना। समझ आ रही है बात? अगर ऐसे किया जाए तो आपका काम आसान होगा कि मुश्किल होगा? आसान हो जाएगा। अब आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे अर्दली आपको मिल रहे हैं। अर्दली समझते हैं? जो हेल्पर्स होते हैं उन्हें अर्दली कहा जाता है। आपको बहुत सारे हेल्पर मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं, जिनका आप यूज कर सकते हैं। ये इतने सारे फ्रेमवर्क के मेन कंपोनेंट है। उतने कंपोनेंट आपको अभी तक बताए गए हैं जिनका यूज करके हम कोई एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, सारे नहीं बताए गए। अब एक डायग्राम के थ्रू इनका क्या रोल है, कौन सा कंपोनेंट कहाँ फिट होगा, वो क्या करेगा, कैसे एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, वो समझते हैं तो आपको फिर सारी बात समझ में आएगी। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, फॉलोइंग डायग्राम डिस्क्राइब्स द आर्किटेक्चर of STOTS2 in the context of a request processing. यहाँ पर देखिएगा, ये डायग्राम आपको स्टड्स का आर्किटेक्चर बताता है। जो भी कंपोनेंट्स आपने लिखे उनका रोल पता चलता है। कोई भी रिक्वेस्ट आप सेंड करेंगे वो रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी।
अब कंट्रोलर को नहीं पता होगा पहले से कि इस रिक्वेस्ट को कौन प्रोसेस करेगा। आपने कंट्रोलर को कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल दी होगी, ये उसकी इंफॉर्मेशन से पता लगाएगा कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसे कौन सा एक्शन प्रोसेस करेगा, उसके साथ कितने इंटरसेप्टर्स किस ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, कौन सा रिजल्ट व्यू कंपोनेंट को इन्वोक करेगा, कौन कौन से व्यू कंपोनेंट ये एक्शन यूज कर सकता है। वो सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एक एक्शन ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, वैल्यू स्टैक बनाया जाएगा, वैल्यू स्टैक में एक्शन को पुश किया जाएगा। अब आपने जावा पढ़ी है, आप इतनी बात जानते हैं, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसी दूसरे को देता हूं तो ऑब्जेक्ट वही रहता है। अगर इस एक्शन के पास ए नाम की प्रॉपर्टी है, वो मैं यहां से जाके चेंज करूं तो यहां से विजिबल हो जाएगी, और यहां से जाके चेंज करूं तो यहां विजिबल हो जाएगी। इसका रेफरेंस से दिया गया, कॉपी नहीं बनाई गई। उसके बाद जो भी इंटरसेप्टर्स हैं उन सबको एक एक करके इन्वोक कराया जाएगा। इनमें से कोई एक इंटरसेप्टर होगा जो रिक्वेस्ट के डेटा को यहां रखेगा एक्शन की प्रॉपर्टी में, कोई उनका कन्वर्जन करेगा, कोई वैलिडेशन करेगा, कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा। जब सारे एक्स्ट्रा काम हो जाएंगे, स्टेज तैयार हो जाएगी, तो एक्शन को कहा जाएगा प्रोसेसिंग करो, सारा काम हो चुका है। मीन्स इसका जो एग्जीक्यूट मेथड है वो कॉल कर दिया जाएगा। अब आपने एग्जीक्यूट मेथड में जो लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जो डेटा यहाँ रखा हुआ वो चेंज हो सकता है, इसमें नया डेटा कुछ ऐड हो सकता है, रिमूव किया जा सकता है। उसके बाद एक्शन अपनी तरफ से एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा कंट्रोलर के पास। उस स्ट्रिंग से आपने कॉन्फ़िगरेशन में कोई जेएसपी या कोई वेलोसिटी टेम्पलेट या कोई फ्री मार्कर का पेज मैप करके रखा होगा। कंट्रोलर ने पहले कॉन्फ़िगरेशन से पता लगा लिया था कि इस एक्शन में कौन सा रिजल्ट यूज होने वाला है। यह उस रिजल्ट को इन्वोक करेगा। जो स्ट्रिंग आई है उस स्ट्रिंग से आपने जो जेएसपी मैप करके रखा होगा उसका यूआरएल इसे बताएगा, ये उस जेएसपी को मैप करेगा। इस जेएसपी बनाते समय आपने वैल्यू स्टैक से कस्टम टैग का यूज करते हुए ओरिजिनल प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ डेटा फैच किया होगा, उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कोई पेज जनरेट होगा, वो पेज एज ए रेस्पॉन्स यूजर के पास सेंड कर दिया जाएगा। अब यहां पर जो दो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई थी वो दोनों देखते हैं सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। क्या क्या थी दो प्रॉपर्टी? सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड लूज कपलिंग। पहले बात करते हैं, कंट्रोलर एक काम कर रहा है कि दो काम कर रहा है? ये रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके उसे प्रोसेस कराने का काम कर रहा है। इसका काम है रिक्वेस्ट की एक्चुअल प्रोसेसिंग करना, ये एक ही काम करता है केवल। इसका काम है डेटा को होल्ड करके रखना, ये केवल उतना काम करता है। इसमें से हर एक इंटरसेप्टर एक काम करता है, कोई एक एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा, कोई वैलिडेशन करेगा, कोई एक्शन में प्रॉपर्टी सेट करेगा। एक इंटरसेप्टर एक काम, एक इंटरसेप्टर दो काम कभी नहीं करेगा। उसके बाद रिजल्ट का काम है व्यू कंपोनेंट को इन्वोक करना, इसका काम है पेज बनाना। सब एक एक काम कर रहे हैं, मीन्स सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गई। अब लूज कपलिंग देखते हैं। क्या कंट्रोलर को पहले से पता है कौन सा एक्शन क्रिएट करना है? कैसे पता चलता है? कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन बदल देंगे, वो एक्शन का नया ऑब्जेक्ट बना लेगा। इन दोनों के बीच में कैसी कपलिंग है? लूज कपलिंग। क्या एक्शन को पता है कौन सा जेएसपी उसके लिए रिजल्ट जनरेट करेगा? वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, उस स्ट्रिंग के साथ हम कोई जेएसपी जोड़ के रखते हैं। आज एक जेएसपी से रिजल्ट जनरेट कराना है, कल को दूसरे से जनरेट कराना हो, कहाँ चेंज करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कंट्रोलर को पता है कौन सा रिजल्ट इन्वोक कराना है? पहले से हार्ड कोडेड है या जो हम यहां बताएंगे उसे इन्वोक कराएगा? इसके बीच में कैसी कपलिंग है? लूज कपलिंग। कंट्रोलर को पहले से पता है कितने इंटरसेप्टर इन्वोक कराने हैं किस ऑर्डर में, या जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू बताएंगे वैसे करेगा? कैसी कपलिंग है? इंटरसेप्टर को पता है किस एक्शन के साथ उन्हें काम करना है? नहीं पता, उन्हें सिर्फ वैल्यू स्टैक का पता है। उन्हें यह पता है कोई भी एक्शन होगा वो कहां मिलेगा? वैल्यू स्टैक में। वैल्यू स्टैक में जाके चीजें रख के आएंगे, उन्हें एक्शन से मतलब नहीं है कौन सा एक्शन है। कैसी कपलिंग है दोनों के बीच में? इस जेएसपी को पता है डेटा कहां से लाना है, किस एक्शन से लाना है। कस्टम टैग को बताया, ये कस्टम टैग को बताता है, कस्टम टैग उठा के लाता है। अब सारी चीज प्लग एंड प्ले है। आज मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूं, कल को मैं दूसरा रिजल्ट यूज कर सकता हूं। आज जेएसपी यूज कर सकता हूं, कल वेलोसिटी यूज कर सकता हूं। आज एक एक्शन यूज कर रहा हूं, कल को दूसरा एक्शन यूज कर सकता हूं। आज 4 इंटरसेप्टर यूज कर रहा हूं, कल को 10 इंटरसेप्टर यूज कर सकता हूं।
कोड में कुछ चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा? कॉन्फ़िगरेशन में। समझ में आ रहा है आर्किटेक्चर क्या है? प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर दिया गया है। अब आप देखिए आपको इनमें से कितने काम करने खुद। एक्शन आप डिफाइन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप डिफाइन करेंगे, व्यू कंपोनेंट आप डिफाइन करेंगे। बाकी सब कौन देगा आपको? फ्रेमवर्क। कंट्रोलर आपको बना हुआ मिलेगा, उसके लिए कोड नहीं लिखना। रिजल्ट आपको बने हुए मिलेंगे, आपको कोड नहीं लिखना। सारे इंटरसेप्टर आपको पहले से बने हुए मिलेंगे, आपको कोई कोड नहीं लिखना। वैल्यू स्टैक पहले से डिफाइंड है, आपको कोड नहीं लिखना उसके लिए। मीन्स अगर इन कंपोनेंट की हम गिनती करें 1 2 3 4 5 7 कंपोनेंट में से 3 आपने डिफाइन किए, बाकी 4 किसने दिए आपको? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फ्रेमवर्क के कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे, आपके नहीं बढ़ेंगे। मीन्स 10 चीज़ें हैं तो आपको 3 ही करनी है, 7 आपको करने के लिए लोग दिए गए, वो आपके लिए बाकी का काम करेंगे। जैसे घर में होता है, आप अपने घर में केवल क्या करते हैं? जो लोग अभी अपने घर में रह रहे होंगे, घर से आते हैं, मम्मी मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और जाते हैं मैं थक गया, पानी लेके आओ, चाय लेके आओ, खाना लेके आओ। सारे काम कौन करता है? बाकी आपको खाना चाहिए मम्मी देती है, साफ कपड़े चाहिए मम्मी देती है, पैसे चाहिए पापा देते हैं। अब वो कहाँ से ला रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको तो चीज़ें चाहिए, आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है। सोचिए अगर ये सारे काम आपको करने होते तो क्या होता? इस केस में आसानी है, जब सारे काम खुद करने पड़े या मेन काम खुद करना पड़े, बाकी काम कोई कर दे। नोट कर सकते हैं, यह आर्किटेक्चर है आपके लिए। हो गया? नोट कर रहे कोई अभी? यहां तक आपको बेसिक कंपोनेंट बता दिए गए कितने हैं, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किसका क्या रोल है, उतना आपको पता चल गया है। अब मैं एक रेफरेंस बुक बता देता हूं, उसके बाद कल हम प्रैक्टिकली एक एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। वहाँ आपको दिखेगा कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनानी है, एक्शन कैसे बनेगा, रिजल्ट कैसे कॉन्फ़िगर होगा, व्यू कंपोनेंट कैसे बनेगा, कस्टम टैग क्या होंगी, ओरिजिनल एक्सप्रेशन कैसे यूज़ करने हैं। बुक का नाम है स्टार्ट्स टू डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग, राइटर का नाम है बूडी कुर्नियावन। ये स्टार्ट्स टू की जो भी बुक है मार्केट में सबसे अच्छी बुक है। इसकी सॉफ्ट कॉपी नीचे लैब से आपको मिल सकती है, नहीं तो नेट से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये चीज़ पढ़ के आएंगे। एक बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, फ्रेमवर्क्स और नॉर्मल जो कोर या एडवांस जावा उसमें बहुत फ़र्क होता है। कोर जावा या एडवांस जावा में आप एक काम ऐसा ये कर सकते हैं कि आपने कोई क्लास मिस कर दी तो आगे पकड़ सकते हैं। फ्रेमवर्क में ऐसा नहीं होता है। स्टार्ट्स में जो उसका आर्किटेक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको आर्किटेक्चर समझ में आ गया, आपको फिर लगेगा वो बहुत आसान चीज़ है। कोर जावा से कहीं ज़्यादा आसान लगेगा, क्योंकि उसमें फिर आपको चीज़ें फिक्स चीज़ें करनी है, बाकी का लिए पता रहेगा कहाँ क्या करना है। और अगर आर्किटेक्चर समझ नहीं आया तो उसमें कभी कुछ समझ नहीं आएगा। 4 क्लास लगेंगी हमारी आर्किटेक्चर को ख़त्म करने में। कम से कम कोशिश करें स्टार्टिंग की 4 क्लास में कोई गैप ना हो। छूट गया फिर कुछ समझ नहीं आएगा, बाकी की क्लास करने से कोई सेंस नहीं बनेगी। फिर समझ आ रही है बात? आज की क्लास में पूरे मैंने 2-2.25 घंटे लगाए, कोई प्रोग्राम नहीं बनाया अभी। कल केवल एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। इन 4 क्लास में मैं एक ही प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें 3 बार मॉडिफिकेशन करूंगा, लेकिन उसके बाद फिर एक क्लास में 3-3 प्रोग्राम बनाऊंगा।
आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। इनिशियली मेरी स्पीड कम है, धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ेगी। समझ आ रही है? अगर यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि चलो अगले हफ्ते बना के देख लेंगे, अगले हफ्ते फिर 3 चीज़ें जुड़ जाएंगी और उसके अगले फिर 3 चीज़ें और फिर खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ गई चीज़ें।